नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड की जो वास्तविक यानी मैथ की जो वास्तविक संख्या थी यानी मैथ का पहला लेसन उसके बारे में परिचय ले रहे थे। तो पहला वीडियो में इस संख्याओं के बारे में, जैसे पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य और सभाज्य, इन संख्याओं के बारे में जान चुके थे। अब इस वीडियो में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमें जानना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, और अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है, और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। तो पहले हम लोग जान ले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो व्यक्ति का नाम है, एक यूक्लिड और दूसरा एल्गोरिथम, और ये दोनों गणित के महान व्यक्ति थे। तो एल्गोरिथम पहले के थे और यूक्लिड बाद में, यानी एल्गोरिथम का जन्म यूक्लिड से पहले हुआ था और यूक्लिड एल्गोरिथम के बाद आए थे। तो यूक्लिड क्या बताए थे उसके बारे में पहले देखते हैं। तो यूक्लिड ने कहा था कि दो संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक हो, दो संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक हो, एक संख्या है बड़ी और दूसरी संख्या है छोटी होना चाहिए। जो बड़ी संख्या है उसको आप भाज्य मान सकते हैं, यानी ये मान सकते हैं, और जो छोटी संख्या है उसे भाजक यानी जो छोटी संख्या है उसे भाजक मान सकते हैं, और भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वह हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये बात बताए थे एल्गोरिथम। अब देखते हैं उनके बात को। तो यहाँ बड़ी संख्या 20 है, एक एग्जाम्पल ये है 20 और 15, दो संख्या है जिसमें से एक बड़ी 20 है और छोटी संख्या 15 है। तो छोटी संख्या को भाजक यानी b माने हैं और बड़ी संख्या को भाज्य यानी भाज्य माने हैं। तो भाग देते हैं भाजक से भाजक में, यानी 15 से भाग देंगे 20 में, तो 15 एकम 15 बचेगा, शेषफल कितना 5। अब यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि जो शेषफल r है वह हमेशा 15 से छोटा है, यानी शेषफल 5 है जो 15 से क्या है छोट है, और ये जो 15 है वह क्या है भाजक है और 5 क्या है शेषफल। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये बात बताए थे कौन, एल्गोरिथम बताए थे। अगर आप 5 को घेर कर 15 में भाग देते हैं इससे निकालने के लिए, तो 5 क्या है 15, यानी यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0। यानी आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते जाते हैं तो अंत में अगर 0 आ जाए तो वहां पर हिस्सेप निकालते हैं। ये जो गुण है या विधि है हम लोग बहुत पहले से छोटे क्लासों से हिस्सेप निकालने के लिए प्रयोग करते थे। इन्हीं संख्याओं में भाग देते जाते थे, जहां 0 आता था वहां हिस्सेप चुन लेते थे। अब इनका कहना है कि जो शेषफल है हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है, यानी आज 0 जो है, यहाँ भी वाक्य हो गया, जो r क्या है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। यानी यूक्लिड की कहना था कि इसे निकालने के लिए जब भाग देते हैं तो जो r आता है शेषफल वो 0 के बराबर हो सकता है, यानी r हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा यानी भाजक से क्या होगा छोटा होगा। तो ये बात कौन बताए थे, एल्गोरिथम बताए थे। यानी 0 ग्रेटर देन r और ग्रेटर b, यानी r हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो ये बात बताए थे कौन, एल्गोरिथम। अब वे एल्गोरिथम बताए थे, तो इस विधि से इससे हम लोग बहुत निकाल चुके थे, लेकिन अब 10th में जो है वो शेप निकालने के लिए कुछ अलग तरीका ही अपनाने वाले हैं। तो याद रखिए कि 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन b किनका कथन है, एल्गोरिथम का कथन है। अब आगे देखते हैं कि यूक्लिड क्या बताए थे। तो एल्गोरिथम तो r के बारे में बता चुके हैं और भाज्य और भाजक है। अब जो यूक्लिड है वो क्या बताना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि दो संख्याएं
एक बड़ी हो और एक छोटी है, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो एग्जाम्पल वही लेते हैं 15 और 20। 20 क्या है, बड़ी है, 15 छोटी है। तो 15 से भाग देंगे 20 में, तो 15 कम 15 शेषफल बचेगा 5। उस फिर जैसे ही घेर कर यहाँ भाग देंगे 5 से 15, शेषफल कितना बचा, 5 बचा है। तो अब यहाँ यूक्लिड सोच रहे हैं कि ये जो शेषफल बचा है किसके कारण आया है, भाजक के कारण आया है। जो भागफल है वो भी किसके कारण आया है, भाजक के कारण। इन्हें तीन वो भाजक, भागफल और शेषफल, ये तीनों आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो बना रहा है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यानी इन तीनों में क्या संबंध बनाए कि भाज्य के बराबर हो जाए। अब ये तीनों अगर आपस में जोड़ के माध्यम से मिलते हैं, जोड़ के माध्यम से जुड़ते हैं, तब भी भाज्य के बराबर नहीं होंगे, उनका प्रयास विफल रहा। अब सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, अगर गुणा कर देते हैं भाजक, शेषफल और भागफल में, तब भी नहीं होगा बराबर। अब ऐसे सोचते सोचते काफी मेहनत किए होंगे, तब जाकर उनका रिजल्ट आया होगा कि बी यानी भाजक को भागफल से गुना करते हैं Q और R को जोड़ देते हैं, ये तीनों मिलकर शक्तिशाली बनकर किसके बराबर हो जाएंगे, भाज्य के बराबर। यानी भाज्य यानी ये के बराबर हो जाएंगे। ये कथन कौन दिए थे, यूक्लिड दिए थे। यानी पहला कथन R के और B के बारे में एल्गोरिथम बता चुके थे बहुत पहले। उसके बाद कौन वैज्ञानिक है, कौन गणितज्ञ है, यूक्लिड है। अब ये सोच रहे हैं कि भाजक, भागफल, शेषफल ये तीनों अगर आपस में दोस्ती कर ले, किसी तरह रिलेशन बना ले, तो भाज्य के बराबर हो जाएंगे। यानी ये भी एक फॉर्मूला देकर चले गए। अब यहाँ देखते हैं कि B को Q से गुणा कर देते हैं, यानी उसको दोस्ती करा देते हैं B से Q को किस तरह, गुणा के माध्यम से। और R जो है इन दोनों में आकर दोस्ती कर ले किसके माध्यम से, जोड़ के माध्यम से, और तीनों हो जाएंगे किसके बराबर, भाज्य के बराबर। तो ये जो कथन है ये किनका कथन हुआ, यूक्लिड का हुआ। और यूक्लिड के कथन में ही कौन समाया है, R समाया है, जो R के बारे में पहले कौन बता चुके हैं, एल्गोरिथम बता चुके हैं। तो जो एल्गोरिथम बता चुके थे वो भी कथन इसमें है, किनके कथन में, यूक्लिड में। और इन दोनों के जोड़ने से जो प्रमेय बनता है उसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कह सकते हैं ये बराबर BQ प्लस R क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसमें भाज्य जो है BQ प्लस R यानी B इंटू Q प्लस R के बराबर होता है। और इसमें दो व्यक्ति का बात शामिल है, पहला एल्गोरिथम का भी और दूसरा यूक्लिड का भी। इसीलिए इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसी नियम के माध्यम से संख्याओं का HCF आगे सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। अब बताएं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो वास्तव में कौन दिए थे, यूक्लिड दिए थे। तो यूक्लिड दिए थे तो विशेषकर अगर चाहते हैं कि ना हम इसे, यानी जो पहले यूक्लिड दिए थे उनके नियम में एल्गोरिथम के शब्द न जोड़े, तो आप कह सकते हैं इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी दोनों जो कथन है लगभग सेम है। एक कथन स्वयं कौन दिया है, यूक्लिड, और यूक्लिड में किनका बात शामिल है, एल्गोरिथम के। और इन दोनों को मिलाने से कौन सा कथन बना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी दोनों गणितज्ञ संतुष्ट रहेंगे, क्या मेरा भी कथन शामिल है और यूक्लिड एल्गोरिथम दोनों व्यक्ति का कथन शामिल है। तो इसी कथन को क्या कहते हैं, ये बराबर B इंटू Q प्लस R को ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसमें दोनों व्यक्ति का भूमिका शामिल है, इसलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पड़ा है। अगर विशेषकर आप कहना चाहते हैं नहीं सिर्फ यह फॉर्मूला कौन दिए हैं, यूक्लिड दिए हैं, तो आप कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन इन दोनों रूल में कोई चेंज है, यानी थोड़ा सा है,
जो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन हल जैसा ही हम लोग करेंगे एचसीएफ निकालने का तो सिर्फ इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ पर ये भी लागू होगा कि 0 से r क्या है बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 20 से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो ये कथन भी लागू होगा जहाँ एचसीएफ निकालेंगे। ये कथन था किनका, एल्गोरिथम का। और ये जो कथन है फॉर्मूला वाला, ये किनका है, यूक्लिड का है। तो दोनों को मिलाने से हमारा प्रमेय बन गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये दोनों लगभग सेम है। आप समझते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भाज्य संख्या के बारे में बताए थे। जैसे 4 क्या है, भाज्य संख्या है, तो 4 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुने 2। अब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह 6 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3, यानी इसको गुणनखंड में अगर विभाजित करते हैं तो 2 3 और 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरह आप 8 देखते हैं तो 2 गुने 2 यानी 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 2 2। 10 देखते हैं, 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्योंकि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। और एक प्रकार की गुण है कि प्रत्येक भाज्य को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और इस कथन को क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दो संख्या है जैसे 10 और 12 लेते हैं, तो 10 का फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5। 12 के क्या होगा, 2 गुने 3। तो यहाँ पर ये 10 का गुणनखंड क्या है, 12 का गुणनखंड क्या है। अब गुणनखंड के माध्यम से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो गुणनखंड अभाज्य विधि से कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। एलसीएम निकालना है तो दोनों में कॉमन जो है उससे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो अंक बचा उससे लिखेंगे। 5, 2 और 3 यानी मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10, 10 × 20, 20 × 60। तो प्रत्येक संख्या यानी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसको गुणनखंड में बदलकर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जो फॉर्मूला है इस लेसन में कुछ उसको देख लेते हैं। दो संख्या है ए और बी। अगर दो संख्या ए और बी है उसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है, यानी जैसे यहाँ निकाले हैं 10 और 12, तो 10 का और 12 का एचसीएफ क्या है, 2 है। उसी तरह एलसीएम इसे क्या है, 60। तो दोनों संख्याएं में गुना करें, 10 गुने 12 इक्वल कर दे एचसीएफ यानी 2 गुने एलसीएम कितना है, 60 है। तो 10 गुने 12 यानी इसका आ जाएगा 120 और 60 गुने 2 यानी 120। यानी दो संख्याएं दी हुई है जिसमें से दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं और उन दोनों संख्याओं के 10 और 12 को क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं। तो कितना है, 120। फिर 10 12 के एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है, 60 है, उसको भी गुना किए कितना है, 120। यहाँ से एक फॉर्मूला मिलती है कि दो संख्याएं दी हुई हो ए और बी, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद अगर एचसीएफ एलसीएम गुना करते हैं तो वहाँ किसके बराबर आएगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर हमें निकालना हो पहली संख्या तो लिख सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम बाटा में बी यानी दूसरी संख्या। ये पहली संख्या का सूत्र हो गया। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो बी एचसीएफ गुने एलसीएम
बारह में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, गुना में तो भाग में ए, तो ये दूसरा यानी तीन वो यहाँ फॉर्मूला हो गया। अगर हमें सिर्फ दो संख्या दिया है, एलसीएम दिया है, तो एलसीएम का भी फॉर्मूला हो जाएगा, एलसीएम बराबर ए गुने बी बाटा एचसीएफ। फिर एचसीएफ बराबर क्या होगा, ए गुने बी बाटा में एलसीएम, यानी हमें यहाँ इस लेसन में 1 2 3 4 और 5 पांच वो फॉर्मूला के माध्यम से पूरे लेसन का हम लोग बना सकते हैं। इस लेसन में ये भी पढ़ेंगे शांत, शांत और अशांत। तो ये सारे जो प्रश्न, ये सारे जो वाक्य हैं प्रश्न के वाक्य पे समझा देंगे। अब हम लोग जो वास्तविक संख्या है उसके एक्सरसाइज पर पढ़ने वाले हैं। तो अगले यानी तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज के बारे में बताई जाएगी।